Good morning students. This is a very first class of SST. This class is arranged by Royal International School, Jamdoli, Jaipur. So in this class we will discuss about the chapter first, understanding the modern history. As you can see, the chapter name is understanding modern Indian history. So that means we will introduce the history. What is history? History क्या होती है? देखिए, history is the branch of knowledge that analyzes past events and happenings. हिस्ट्री वो होती है जो हमें पुरानी घटनाएं और पुराने स्रोतों के बारे में जो हमें बताती है. आज आपको नॉलेज है कि हु वाज अकबर, हु वाज द सन ऑफ अकबर, क्या व्हाट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन इट वाज हैपन. तो दैट इज़ द हिस्ट्री जो हमें पुरानी घटनाओं के बारे में नॉलेज देती है. ओके, तो हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. यू कैन सी मेडिवियल, एंशिएंट एंड मॉडर्न. एंशिएंट मीन्स सबसे पुराना, मेडिवियल मीन्स माध्यमिक एंड मॉडर्न मीन्स आधुनिक. एंशिएंट यानी कि सबसे पुराना पीरियड, बीच में माध्यमिक और थर्ड है मॉडर्न एज. अब हम बताते हैं कि मॉडर्न एज या जो हिस्ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट हुई. इन द 16th सेंचुरी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप. यूरोप है, आप जानते हो, डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलप्ड देश है. तो यहाँ 16th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका था. इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न पीरियड है वो डेथ ऑफ द औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ. अंडरलाइन करिएगा इसको 1707 में. अब देखते हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री है ये कहाँ से बोरोड की गई. बोरोड मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया. इंडियन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लिया गया वेस्ट यानी कि पश्चिमी देशों से. आप जानते हो पश्चिमी देश से यूरोप, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सभी पहले से ही डेवलप्ड हैं. इनके डेवलपमेंट का कारण था वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ की लिबर्टी, वहाँ की फ्रीडम. यानी कि ये लोग अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी फ्रीडम को, लिबर्टी को डे टू डे अपडेट करते थे. दैट्स वाई दे वर डेवलप्ड. तो वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया. लेकिन जब ये यूरोप डेवलप था उस समय इंडिया वॉज कोलोनाइजेशन अंडर द ब्रिटिश रूलर्स. तो उस समय जो ब्रिटिश के अंदर इंडिया था, यानी कि ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर. यू कैन सी दैट इंडियंस कैनॉट एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल कल्चरल प्रोसेस. यानी कि ना तो अपने उद्योगों को डेवलप कर पा रहे थे वो और ना ही कल्चरल प्रोसेस कर पा रहे थे. तो इस टर्म को हिस्टोरियंस ने नाम दिया कॉलोनियल. क्या नाम दिया? कॉलोनियल. अब यू कैन सी व्हाट इज कॉलोनियल. मीनिंग ऑफ कॉलोनियल. कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्शन. यू कैन सी द वर्ड सब्जेक्शन. सब्जेक्शन मीन्स होता है अधीन होना, किसी की गुलामी करना. तो कॉलोनाइजेशन उसको बोलते हैं जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के सब्जेक्शन यानी कि अधीन होता है, उसको गुलामी करता है. उससे क्या होता है, जो कंट्री किसी के अधीन है, किसी का गुलाम है, वो दूसरे कंट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. उसके सोशल, उसके कल्चरल, उसके पॉलिटिकल, सोशो कल्चर सभी चीज़ को इफ़ेक्ट कर देता है. जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था. आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर राज कर रही थी, दे वर राइनिंग ओवर द इंडिया. तो उस समय उन्होंने इंडिया के कल्चर को, उनके इंडस्ट्रीज़ को, सभी को ख़त्म कर दिया था. ये हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो दिस इज़ द टर्म कॉल्ड कॉलोनियल. नेक्स्ट है डेट्स इन हिस्ट्री. यानी कि डेट्स का, तारीखों का हमारी हिस्ट्री में क्या महत्व है. डेट्स का स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट्स आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. हम बिना डेट के किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते. आज आपको पता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो बैटल हुआ था वो हुआ था 1191 में. तो अगर हमको ये डेट्स नहीं पता होंगी तो हम उस चीज़ को मेज़र नहीं कर पाएंगे कि हुमायूं का बेटा अकबर था या औरंगजेब का बेटा अकबर था. तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर इंडियन हिस्ट्री. नेक्स्ट है चूजिंग द इम्पोर्टेंट डेट. ओके स्टूडेंट्स, अब चूजिंग इम्पोर्टेंट डेट्स का मीन्स क्या है. इसका मतलब है हिस्ट्री में हर दिन कुछ नया होता था. आज भी हमारे देश में, हमारी दुनिया में हर कुछ नया होता है. बट इट्स नॉट नो टू एनफ. यानी कि हर चीज़ जानने के लिए नहीं होती, लेकिन जो हमें जानने की ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ हमें जानना ज़रूरी होता है, उन इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी अपना बर्थडे डेट याद रखते हो, आप सभी अपने फ्रेंड का बर्थडे याद रखते हो, अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी याद रखते हो. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट. क्या आप ये याद रखते हो कि आपने
पिज़्ज़ा लास्ट कब खाया था, नो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यही चीज़ है हिस्ट्री में कि जैसे जो भी राजा था या जो भी एम्परर थे वो उन्होंने अपने राज्य में अपने शासनकाल में जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम याद रखते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंट वाइल स्टडिंग शाहजहाँ राइम, जब हम शाहजहाँ के शासनकाल को पढ़ते हैं, अ पॉलिटिकल हिस्टोरियन फोकसेस ऑन डेट्स एंड टॉक अबाउट द मिलिट्री अचीवमेंट्स। उस समय हम उसके मिलिट्री अचीवमेंट्स और उसके सिख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पढ़ते हैं, यानी कि उसने इन फील्ड्स में एक अच्छा काम किया था। इसके बाद यदि हम बात करें अकबर की, तो अकबर के टाइम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, जैसे कि उसने जजिया कर ख़त्म किया था, हिंदू कर ख़त्म किया था। तो इन सारी चीज़ों को हम याद रखते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड चूजिंग द इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। You can see a variety of source materials is available for studying modern Indian history। यानी कि जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि जब ब्रिटिश हमारे देश में राज कर रहे थे, जब वो सर्वे कर रहे थे। रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जब उस समय गवर्नमेंट जो अपने ऑर्डर पास करती थी, लेटर्स थे, डायरीज थी, ये सारी चीज़ें हमें इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, अब ये रिकॉर्ड्स हमें क्यों मिलते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे तो वो हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते थे, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो रिकॉर्ड्स हो। तो उन्होंने रिकॉर्ड्स को भी बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया, वो हर चीज़ को मेंटेन करके रखते थे। उस समय कंप्यूटर, लैपटॉप्स ये तो थी नहीं, तो वो हर चीज़ को पेपर्स पर रिकॉर्ड करते थे कि कितनी पॉपुलेशन है, या कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, या फिर कितनी यहाँ विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, हर जगह की वो रिकॉर्ड रखते थे। इसी तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट हमें ये अवेयर कराते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर था, जो राइम था, वो किस तरह से था। नेक्स्ट है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिस है न्यू दिल्ली में, जो कि 1920 में स्टेबलाइज किया गया था। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखने में बहुत हेल्प करते हैं। इट हाउसेज एक्चुअल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, government orders, legal acts, letter, eyewitnesses, accounts, diaries of official, letters written by Indian nationalist leader to each other, and record of the court proceeding, फरमान and old books। यहाँ जितने भी पुराने टाइम पे लेटर्स लिखे जाते थे, आपको पता हो कि जब इंडिपेंडेंस के लिए रिबेल चल रहा था तो उस समय जितने भी नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो सभी एक दूसरे को पत्र लिखते थे, एक दूसरे को प्रोवोक करते थे। उस समय टेलीफोन या मोबाइल तो थे नहीं, तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आज कहाँ पर रैली करनी है या कहाँ पर आज सभा करनी है, इस चीज़ के लिए वो लेटर लिखते थे। या फिर जितने भी लीगल एक्ट्स थे कि ब्रिटिशर्स द्वारा कौन कौन से एक्ट पास किए गए, कौन कौन से कानून बनाए गए, या फिर जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी डायरीज़, ये सारी चीज़ हमें कहाँ मिलती हैं? नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में। Next, National Museum in New Delhi and other museum across the country too have played an important role in reconstructing the history of this period। नेशनल म्यूज़ियम जो कि न्यू दिल्ली में है, उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमें हिस्ट्री की जानकारी देने में। ओके, नेक्स्ट है सर्विंग। सर्विंग मतलब निरीक्षण करना। जब ब्रिटिश जो थे इंडिया आए थे तो वो ऐसे ही नहीं उठाकर आ गए थे, उन्होंने पूरा इंडिया को सर्वे किया था। उनका मानना था, द ब्रिटिश बिलीव, वे ये मानते थे कि अगर किसी भी देश पर राज्य करना है, किसी भी देश को अपने अंडर लेना है, तो उस कंट्री को पूरी तरह से समझना होगा, पूरी तरह से जानना होगा। इसके लिए उन्होंने इंडिया की डिटेल्ड मैप, हर चीज़ का एक एक नक्शा बनवाया। वहाँ की टोपोग्राफी यानी कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर, फ्लोरा एंड फौना यानी कि वहाँ की जलवायु, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लोकल हिस्ट्री क्या है, वहाँ कैसी फसलें हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने सर्वे की थी।
इसके बाद इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अंत में जो सेंसस सर्वे होता था, दे वर हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। जैसे हमारे यहाँ हर 10 साल बाद जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग, ऐसे ही वो सर्वे करवाते थे। इस सर्वे में क्या होता था, दीज सर्वेज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आर अवेलेबल फॉर द यूज़ टुडे। यानी कि उस समय जो भी उन्होंने सर्वे करवाए वो आज हमें हिस्ट्री जानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स एंड टाउन्स। जैसे आपने पढ़ा होगा, जितने भी मुगल एम्परर थे या जितने भी हिंदू राजा हुआ करते थे, सब कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें बनवाते थे। इसी तरह से ब्रिटिश ने भी इस चीज़ को अप्लाई किया। ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स, किले, रेजिडेंशियल, ऑफिशियल यानी कि जहाँ वो रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, क्वार्टर, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई, जिनमें से कुछ फेमस हैं विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई एंड फोर्ट विलियम इन कोलकाता एंड द राष्ट्रपति भवन ऑफ द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि ये उन्होंने बहुत कुछ बनवाया, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। बिसाइड्स, इसके अलावा द ब्रिटिश ऑल्सो फाउंड टाउन्स सच एज शिमला। उन्होंने कुछ टाउन्स को बनवाया भी, उन्होंने निर्माण भी करवाया। जैसे एक है शिमला, ये इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश राज, यानी कि गर्मी, ये अपनी कैपिटल चेंज करते थे। गर्मियों में तो इनकी कैपिटल यानी कि राजधानी रहती थी शिमला, गर्मियों में, यस, गर्मियों में रहती थी। दीज ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड। अब हमें रिकॉर्ड से ये चीज़ें तो पता चल जाती हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या कंस्ट्रक्ट कराया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लेकिन दे हाइड देयर ड्रॉबैक्स, यानी कि वो उनकी कमियां छुपाते हैं। जैसे कोई भी राजा था, नॉट ओनली द ब्रिटिशर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, कोई भी राजा थे जो भी अपने बारे में कोई बुक लिखवाते थे या कोई भी अकाउंट्स क्रिएट कराते थे, तो उसमें सिर्फ उस राजा की अच्छाइयाँ, सिर्फ फीचर्स होते थे, उनके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं होते थे। यही काम ब्रिटिशर्स ने भी किया। ऑफिशियल रिकॉर्ड ट्राई टू फेवर एंड हाईलाइट द व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब में ये बताया गया है कि द ब्रिटिशर्स एंड द लोकल रूलर वर गुड एंड यानी कि वो सारे लोग अच्छे थे, एंड द कॉमन पीपल्स व्यू पॉइंट, फीलिंग, एक्सपेक्टेशन, पेन एंड हैप्पीनेस। और उन्होंने कॉमन पीपल यानी कि जो आम लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनकी फीलिंग्स को, उनकी व्यू पॉइंट्स को सबको इग्नोर कर दिया। एक तरह से उन्होंने दिखाया कि द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गुड बट द सब्जेक्ट वॉज नॉट गुड। सब्जेक्ट मीन्स जनता। जैसे हमें कुछ अकाउंट्स मिलते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ यानी कि खुद के द्वारा खुद के लिए लिखी गई किताब। ट्रैवलर्स अकाउंट, जैसे ट्रैवलर आते थे, आपने सुना हो कि फायान आया था, मैक्स मूलर आया था, ये सारी चीज़ें, मैक्स मूलर वॉज अ राइटर। मैक्स मूलर ने कुछ बुक्स लिखी हैं जिनमें ये सारी चीज़ें बताते हैं कि द ब्रिटिशर्स राइम वॉज एक्सीलेंट। Books that contain collection of speeches by Nehru and the several volumes of Gandhiji collected works or important works by great leaders like Maulana Abdul Kalam Azad and Dr. B.R. Ambedkar were extremely important। लेकिन जितने भी हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हुए, जिन सबके मैंने अभी नाम रीड किए, इन सभी ने जो भी रिकॉर्ड्स लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो फेयर करते हैं, वो एक फेयर जज करते हैं लोगों के साथ, लोगों की फीलिंग्स, उनकी एक्सपेक्टेशन और उनके व्यू पॉइंट को वो एक्सप्रेस करते हैं। किसकी? नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट के। देखिए स्टूडेंट्स, जब इंडियन जब रिबेल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वो एक तरीका अपनाते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर राइट करना, उनमें आर्टिकल्स लिखना। तो अंग्रेज उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, वो उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते थे। वो जानते थे कि अगर इंडियंस एकजुट हो गए, अगर वो एक साथ आ गए, तो हमको वापस से यूरोप, इंग्लैंड भेज देंगे। तो इन चीज़ों से वो बहुत डरते थे, इसीलिए बहुत सारे न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किए गए, जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, उर्दू, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश किए गए। इसके अलावा बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें उनको रिबेल करने के लिए शो की जाती थी। लेकिन अंग्रेज इन चीज़ों को क्या करना चाहते थे? डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से हिस्ट्री जो है हमारे लिए एक नॉलेज है पास्ट इवेंट्स को, उनकी घटनाओं को जानने के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन सी हियर एक नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ये एक आर्टिकल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है 22 मार्च 1946 का। एग्जाम्पल के लिए आपको एक आर्टिकल दिया गया है एंड दिस इज़ योर होमवर्क, आपको ये रीड करना है एंड इन द नेक्स्ट क्लास you will learn the question answers and chapter of this chapter exercise of first chapter. So till then, goodbye students.